अच्छा, भारत देश में दो ऐसी चीजें हैं, राजनीति और क्रिकेट। इन दोनों पर कहीं भी और कभी भी चर्चा शुरू हो सकती है। और राजनीति और क्रिकेट के मैदान में एक बड़ी समानता भी है। जैसे क्रिकेट में जरूरी नहीं कि अच्छा बॉलर हो या बैट्समैन अच्छा कप्तान हो, वैसे ही राजनीति में भी जरूरी नहीं कि हर नेता के पास कप्तानी का गुण हो। लेकिन क्रिकेट हो या राजनीति, जीत उसी टीम को मिलती है जिसमें कप्तान के साथ साथ सभी खिलाड़ी योगदान दें। क्योंकि एक अच्छा कप्तान भी कमजोर टीम के साथ हार जाता है और कई बार एक अच्छी टीम कप्तानी की कमजोरियों को ढक लेती है। तो क्रिकेट की पिच पर आजकल टीम इंडिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए जंग लड़ रही है और देश की राजनीति की पिच पर कांग्रेस अच्छी टीम बनाने के लिए जूझ रही है। पर टीम इंडिया की तरह शायद अभी इस समय टीम कांग्रेस उतनी भाग्यशाली नजर नहीं आ रही, लेकिन कहा जाता है कि नसीब भी मेहनत से मिलता है। इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि क्या कांग्रेस अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए उतनी मेहनत कर रही है। हार जीत तो दूर की बात है, कांग्रेस एक अच्छी टीम बनने की कोशिश में भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। और अघोषित कप्तान यानी कि राहुल गांधी के फैसले टीम यानी कांग्रेस संगठन की सोच से कहीं दूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम चर्चा शुरू करें उससे पहले राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। देखिए, जब से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब से माने या न माने, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे राहुल गांधी ही चेहरा है। और राहुल गांधी ने अपने पूरे व्यक्तित्व में और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव किया। और तब वो बदलाव इतना बड़ा था जब वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, 150 दिन लगातार पैदल चले, कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ा बदलाव आया ना सिर्फ कांग्रेस की इमेज में, बल्कि खुद राहुल गांधी की इमेज में। और वो बदलाव इतना जबरदस्त था कि आज लोग राहुल गांधी को एलओपी की भूमिका में देख रहे हैं। और जो बचा हुआ विपक्ष है वो भी राहुल गांधी को चाहता है कि वो एलओपी की भूमिका जिम्मेदारी से निभाएं। लेकिन एलओपी की भूमिका बाद में, पहले आप अपनी कांग्रेस में जो भूमिका है आपकी, भले ही पर्दे के पीछे हो, पर्दे के अंदर हो, नीचे हो, बाहर हो, लेकिन वो भूमिका। अब कहने को तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो बड़ी बात है, और कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी के सांसद। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूरी कांग्रेस इस समय राहुल गांधी की ओर टकटकी लगाए बैठी है कि वो संगठन में नई जान फूकेंगे और कांग्रेस के पास सत्ता दिलाएंगे। दिल्ली वापस लेना चाहते थे। इस बार 2015 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 2025 में दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त मेहनत की उनके हिसाब से। यह भी कहा जा रहा है कि भले ही 2% बड़े हों, लेकिन ओवरऑल अगर अंदर इसमें देखा जाए कि 3.5 से हम कैसे 2% बढ़ा लिए, वो इंटरनली 44% वो मान रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन सीटें 0 हैं। और राजनीति में आपका दबदबा तब होता है जब आप जीते, कुछ सीटें जीते या सत्ता पर काबिज हो। लगातार चुनाव दर चुनाव आप सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा। वहां तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी। तो वो क्या वजह है जिसमें राहुल गांधी की कप्तानी में कोई कमजोरी है या संगठन की योगदान में, यह समझना होगा। लेकिन सवाल एक और है कि क्या राहुल वाकई ऐसा कर पाएंगे, ये बदलाव कर पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कांग्रेस के लिए और जो जनता उनसे उम्मीद कर पाती है। क्या राहुल गांधी जिस रोड मैप पर चलकर संगठन में जान फूंकना चाहते हैं, वो रोड मैप फुल प्रूफ है, या फिर 2009 की तरह राहुल बिना सोचे समझे फैसले कर लेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगठन के साथ क्या करना चाहते हैं, अभी यह समझना दिन प्रतिदिन साफ नहीं हो पा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिसंबर के अंत में बेलगावी अधिवेशन में कहा था कि 2025 संगठन को ठीक करने का वर्ष होगा। और यह बात सही है। आप चुनाव तब जीत पाएंगे जब आपके पास संगठन बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रहा होगा, और उससे पहले जो रिक्त स्थान हैं वो भरे हुए होंगे। और राज्यों में, खास तौर पे दिल्ली से शुरुआत करें तो आपका संगठन जमीन पर एक्टिव नजर आएगा। अब उस हिसाब से संगठन में बदलाव शुरू भी हुए हैं, लेकिन इस बदलाव में कोई दिशा नजर अभी फिलहाल नहीं आ रही। सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से ओबीसी, दलित और आदिवासी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का जो राग छेड़ा है, उसके हिसाब से कांग्रेस संगठन में भी भर्तियां शुरू हो रही हैं और उसका इंपैक्ट आपको सत्ता पक्ष में भी नजर आ रहा है।
जैसे लगातार इन बातों को संगठन में तो सड़क से उठाया ही गया, लेकिन राहुल गांधी ने बतौर एलओपी इसको लोकसभा में भी उठाया और उसका जवाब लगातार सरकार दे रही है और उस हिसाब से जो वो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें भी वो चीज नजर आ रही है। लेकिन क्या इस आधार पर, अगर मैं राहुल गांधी के संगठन की बात करूं, क्या इस आधार पर किए जाने वाला बदलाव कांग्रेस संगठन में जान फूंक सकता है? क्या ऐसा संगठन तैयार होगा जिसको संगठन चलाना आता हो, जिसकी सोच और दिशा वही हो जो राहुल गांधी चाहते हैं, या जहां पर कांग्रेस को एक जगह पहुंचाया जा सके? अब इसका उदाहरण यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो नरेंद्र मोदी के पास एक संगठन है। आप सरकार को छोड़ दीजिए, उनके पास अमित शाह हैं, उनके पास धर्मेंद्र प्रधान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, उनके पास ओम बिरला हैं, उनके पास पीयूष गोयल हैं, उनके पास एक मजबूत संगठन है जो ये बताता है कि कैसे काम करना है। एक कोर ग्रुप है संगठन का। तो फिलहाल अगर राहुल गांधी का जिक्र करें तो केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, क्या यही कोर ग्रुप है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ कई बार जब लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो वो इंतजार करने को कहते हैं कि राहुल जी से पूछना होगा। तो संगठन की मजबूती के लिए आप भले ही लोगों को ला रहे हैं, युवाओं को लाने का, अलग अलग जातियों से भरने का आपने बीड़ा उठाया है, लेकिन जिस दिशा में कप्तान सोच रहा है, क्या उनकी टीम भी उस दिशा में काम करने को तैयार है? उतने एक्सपीरियंस लोग भी हैं युवाओं के साथ साथ, ये बहुत सोचने की जरूरत है। और ध्यान रहे, चुनावी नैरेटिव अपनी जगह है, जिसकी बात वो राहुल गांधी करते हैं कि एससीबी और ओबीसी और सबको साथ लेके चलना है, लेकिन संगठन का काम अपनी जगह है। संगठन में नियुक्तियों से अगर राहुल गांधी राजनीति और चुनाव का विमर्श निर्धारित करना चाहते हैं या बड़ी आबादी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। एक बार फिर समझने की जरूरत है कि बहुत जरूरी है युवा शक्ति और साथ में एक्सपीरियंस लोग को एक साथ चल के आगे ले जाना, लेकिन वो तालमेल अभी पार्टी में नजर नहीं आ रहा। और फिर अगर हम एक्सपीरियंस लोग का जिक्र करें तो सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे की समझ पर सवाल नहीं है। वो सीनियर हैं, समझते हैं, उनके बयानों का इम्पैक्ट भी है। पर क्या अगर आप आज कहेंगे कि आपको देश भर का प्रवास करना है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कारण यह है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरीके से नियुक्तियां कर रही है उसमें कोई तार्किक संगति नहीं दिख रही। उल्टा ऐसा लग रहा है कि गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय कुछ निश्चित समूह के पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए संगठन में नियुक्तियां हो रही हैं। हमेशा कांग्रेस में एक गुट हावी रहता है और अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी वही नजर आ रहा है। अब याद कीजिए 2009 में जब राहुल गांधी दूसरी बार सांसद बने थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की ज्यादा सीटों वाली सरकार बनी, तो राहुल ने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, जो आरपीएन सिंह आदि को मंत्री बनाया। ज्यादातर उनमें से लोग अब राहुल गांधी के साथ नहीं हैं। उस समय इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हुए इसकी तारीफ भी हुई थी और कहा गया था कि राहुल अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। तब राहुल ने मंत्री बनाने का एक ही पैमाना तय किया था और वो था उनके हम उम्र जैसे नेता, जिनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों, उनके मंत्री बनाना हो, वो किसी भी जाति के हों, उससे कोई मतलब नहीं था। अब आज स्थिति यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग भाजपा या उसके सहयोगी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी का वो प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि वो प्रयोग उन्होंने बिना सोचे समझे अपने निजी ख्यालों के लिए किया होगा। उसी तरह 15 साल बाद फिर वैसे ही बिना सोचे विचारे अपने निजी ख्यालों या अपने इल्हाम में दूसरे प्रयोग कर रहे हैं। इस बार नियुक्ति करने का उनका पैमाना है कि नेता उनके करीबी होना चाहिए, यानी जिसको वो पिछले कई बरसों से जानते हों, या दूसरा वो कि वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो। इसमें थोड़े से अगड़ी जाति के भी नेता हो सकते हैं। इसके लिए वो तमाम पुराने नेताओं को बिना सोचे समझे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि आज दिल्ली में कुछ सीटें आई होती, हरियाणा में अच्छे नतीजे होते, तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। बतौर पत्रकार हमें भी लगता है कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं और विपक्ष को जगाएं कि विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है अगर सुचारू रूप से देश चले। लेकिन दरअसल मुद्दा यह है कि अभी जो अच्छे लोग राहुल मानते थे या उनकी टीम में थे,
वो उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। नई टीम बनते बनते बनेगी या बन रही है तो वो निजी लोग बन रहे हैं। ऐसे में जो सड़क पर संघर्ष कर सकें, सही राय दे सकें या राज्यों में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर रोज मैन टू मैन या घर घर जाकर या संगठन के लिए संघर्ष कर सकें, ऐसे लोग नहीं हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं पर हाथ के निशान के साथ परचम नहीं लहरा पाई। राहुल गांधी ने यह बीड़ा उठाया था भारत जोड़ो यात्रा में और उसका फर्क देखने को भी मिला था, लेकिन वही बीड़ा दूसरे नेताओं को भी उठाना है, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि अच्छे कप्तान के साथ एक अच्छी टीम हो जो मैच जिताने में मदद करे। तो उसी टीम का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसी संगठन का आज हम जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति का कुनबा तैयार कर रहे हैं। जो भी नियुक्तियां हो रही हैं वो किसी न किसी निजी निष्ठा के आधार पर हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद से राहुल गांधी की टीम के साथ काम कर रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और पर्दे के पीछे रणनीति से जुड़ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनको झारखंड का प्रभारी बना दिया जाता है। उन्हीं की तरह कर्नाटक के कृष्ण अलवारू को भी बिहार का प्रभारी बना दिया जाता है। ध्यान रहे, बिहार में चुनाव इसी साल है, इसी साल के अंत में, जहां 7 महीने बाद, जैसा मैंने कहा, चुनाव है। राहुल गांधी के प्रति उनकी निष्ठा या प्रतिबद्धता पर कोई सवाल भले ही ना हो, लेकिन यह पूछा ही जा सकता है कि तेलुगु और कन्नड़ भाषी 2 लोग ठेठ बिहारी और झारखंडी बोलने वालों के बीच क्या राजनीति करेंगे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी आपके बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छे संगठन की समझ भी रखते होंगे, लेकिन उत्तर भारत के कार्यकर्ता आज भी इतने वर्षों बाद भी केसी वेणुगोपाल से उस तरह का बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और राहुल जी, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता कि कम्युनिकेशन इज द की। उत्तर भारत के कार्यकर्ता कई बार कांग्रेस पार्टी के जो लॉन है, बड़ा सा दफ्तर है, वहां पर ये कहते हैं कि हम कैसे समझाएं, चाहे वो पंजाब के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों, वो उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ से आते हैं, तो कई बार कम्युनिकेशन इज द की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो बिगड़ जाता है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर हमने, इनको ना तो बिहार और झारखंड की भाषा बोली की समझ है और ना वहाँ की सामाजिक संरचना की जानकारी है, ना वहाँ के राजनीतिक मुहावरों की समझ है और नेताओं से कोई परिचय है। ऊपर से संकट यह है कि अगर इसी बीच कर्नाटक में हिंदी व कन्नड़ का कोई विवाद हो गया या बिहार के प्रवासियों के साथ दक्षिण में कोई बदसलूकी हो गई, तो बिहार और झारखंड में जवाब देते नहीं बनेगा। यह तय मानना चाहिए हमें कि दोनों नेता अंग्रेजी बोलने या समझने वाले चुनिंदा नेताओं के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। बिहार में तो 2 साल में 2 प्रभारी बदल गए। अब पहले भक्त चरण दास की जगह मोहन प्रकाश आए और अब उनकी जगह कृष्ण अलवरा आ गए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी कमेटी नहीं बना पाए। 2 साल से वो कमेटी की सूची लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उसे मंजूरी नहीं दी। राहुल की करीबी मीनाक्षी नटराजन, जो आजकल पावरफुल कॉरिडोर की एक सदस्य मानी जाती हैं, इनके साथ सचिन राव भी हैं, हरीश चौधरी भी हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, ये सब एक आजकल युवा पावर कॉरिडोर है कांग्रेस की। राहुल की करीबी है मीनाक्षी नटराजन को बरसों बाद फिर सक्रिय किया गया है। क्यों किया गया है मैंने अभी आपको बताया, और उनको तेलंगाना का प्रभारी भी बना दिया गया है। हरीश चौधरी पंजाब में विफल हो गए थे, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए क्योंकि वो राहुल के पसंदीदा नेताओं में से। कांग्रेस में नियुक्तियों का पैटर्न कितना रैंडम या एडहॉक है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का नाम महासचिवों में शामिल किया गया था, लेकिन एंड मौके पर उन्हें मना कर दिया गया और कहा कि वो प्रदेश में कमान संभालना चाहते हैं। उसके बाद हमने चन्नी साहब से संपर्क किया तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैं ही चाहता था कि वो प्रदेश का काम करूं, लेकिन हर व्यक्ति एक बार दिल्ली आकर नेताओं के करीब आना चाहता है और फिर बाद में प्रदेश की राजनीति करना चाहता है, जिसमें हरीश चौधरी का भी नाम है। अब उसके बाद ये पता लगाया जा सकता है कि उनका नाम किसने शामिल कराया था। ऐसे ही 70 साल के BK हरिप्रसाद को विशुद्ध रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश पर
फिर से मुख्यधारा में लाकर हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा, ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए था वहां पर। आपने देखा कि किस तरीके के चुनाव हुए, लेकिन खड़गे साहब की टीम की वजह से उनको वहां लगाया गया। खड़गे की टीम में काम करने वाले सैयद नासिर हुसैन को महासचिव बनाकर जम्मू कश्मीर व लद्दाख का प्रभारी भी बना दिया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है और जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं। सो जाहिर है कि खाना पूर्ति के लिए उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है। वह पहले की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के साथ काम करते रहेंगे। सो 4 लोग राहुल गांधी के करीबी नियुक्त हुए तो 2 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी नियुक्त हो गए। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनके करीबी भूपेश बघेल भी पार्टी के महासचिव बन गए। अच्छा, ये चलित चीज है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा दिखता है। आपको संगठन का काम आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में आप चाहते हैं कि आप एआईसीसी में थोड़े दिन के लिए काम करें, जिससे कि आप उस पावर कॉरिडोर में घूम सकें और बाद में जब मौका आए आपके प्रदेश में चुनाव का, तो आप फिर ऊपर से, जिसे बोलते हैं, लैंडिंग आपकी हो सके। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोग अपने चुनाव हारने के बाद या अपनी सरकार जाने के बाद संगठन में दिल्ली में काम करना चाहते हैं, करीबियां बढ़ाने के लिए। अब उनकी चुनावी रिकॉर्ड, जैसे भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी चुनावी रिकॉर्ड ये है कि सरकार में रहते हुए छत्तीसगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस को 11 में से सिर्फ 2 सीटें जिता सके थे। फिर 2023 में कांग्रेस को सत्ता में वापसी नहीं करा सके और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए या बाद में भी जहां भी चुनाव प्रभारी बनकर गए वहां कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन चूंकि वो ओबीसी नेता हैं और प्रियंका गांधी के करीबी हैं, तो उनको महासचिव बनाकर पंजाब का प्रभारी बनाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि मिली जुली चॉइसेस के साथ ये पूरी सूची बाहर आई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 11 नियुक्तियां हुई, जिनमें से 8 ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम हैं, जबकि 3 अगड़ी जाति से नेता हैं। इनमें से एक रजनी पाटिल है, एक कृष्णा एलोवेरू है और तीसरी मीनाक्षी नटराजन है। यानी जहां जातियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहां यानी उत्तर भारत के राज्यों के किसी अगड़ी जाति के नेता को मौका नहीं मिला। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में तो कांग्रेस ने मान लिया है कि वहां का कोई नेता अखिल भारतीय स्तर पर कोई भूमिका निभाने के योग्य नहीं है। यही नजर आ रहा है। और समूचे उत्तर भारत के भी जो नेता हैं, उनकी भी विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, उनमें से महाराष्ट्र के एक बार विधायक हर्षवर्धन सपकाल को अध्यक्ष बना दिया गया है। पावर कॉरिडोर के नेता एआईसीसी के। वहां कांग्रेस के पास दिग्गज नेताओं की भरमार है। जैसे जैसे उन्होंने नाना पटोले के साथ काम करना शुरू किया, तब ये समझ में आने लगा था कि अब सपकाल आने वाले हैं। और उड़ीसा में दलित समुदाय के भक्त चरण दास को कमान मिली है। बाकी राज्यों के लिए भी पिछड़े, दलित आदि समुदाय के नेताओं की तलाश चल रही है। पर मुश्किल ये है कि खंडित माइंडसेट और एक दूसरे की कार्यशैली के साथ सामंजस्य बैठाए बिना राहुल गांधी की कोई भी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही। तो सवाल अब यह है कि क्या राहुल अपना अंदाज बदलेंगे या वो अपने ही कहेंगे और अपने ही कही का करते रहेंगे। आज प्योर पॉलिटिक्स में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और राजनीतिक विश्लेषण के साथ।